हेलो स्टूडेंट, मैं विष्णु दिवाकर। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेमेस्टर थर्ड एजुकेशन के जितने भी स्टूडेंट हैं जिनका डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर कोर्स समकालीन भारत में शिक्षा। तो यहाँ पर जितने भी सेमेस्टर थर्ड के एजुकेशन के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए यूनिट 4 यानी कि आपका अध्याय 4 जो है यहाँ पे हम डिस्क्राइब करने वाले हैं। अभी तक आपने देखा तो यहाँ पर हम नंबर 4 जो आपका लेसन है इसको हम कवर करेंगे। इसके अंदर शिक्षा के विकास में चुनौती और मुद्दे के बारे में। तो वीडियो को जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं बिना देरी के। तो जैसा कि आपने देखा यहाँ पर शिक्षा के विकास में चुनौती और मुद्दे, तो सबसे पहले यहाँ पर बोला गया है कि सभी के लिए शिक्षा ये घोषणा करती है कि प्रत्येक बच्चे को शिक्षा का अधिकार। आपको पता होगा यानी कि राइट फॉर एजुकेशन, ये हमारा जो है बताया जाता है कि 14 साल तक के बच्चों के लिए जन्मसिद्ध अधिकार है कि इन बच्चों को जो है शिक्षा दी जाएगी। इसका उद्देश्य सभी को प्राथमिक शिक्षा से सीखने और लाभ पाने का मौका देना है, एक अधिकार के रूप में। शिक्षा क्या है? एक अधिकार के रूप में। अब हम देखें यहाँ पर तो चीजें हमारे को पता चलेगी सबसे पहले कि शिक्षा जो है वो ऊर्ध्वगामी गतिशीलता के लिए सबसे प्रबल हथियार है। अगर हम बात करें प्रबल यानी कि मजबूत, इसलिए शिक्षा के संपर्क में आने के बाद हम उच्च स्तर स्थिति परिलब्धियों को प्राप्त करने की आशंका कर सकते हैं कि अगर हम एजुकेटेड हो जाते हैं, शिक्षा ग्रहण कर लेते हैं, तो हम लोग एक अच्छे उच्च स्तर यानी कि हाई लेवल पर अपनी पोजीशन को अपना बढ़िया कर सकते हैं, अपनी आकांक्षाओं को पूरा कर सकते हैं। शिक्षा प्राप्त करने के लिए समाज के सभी सदस्यों के पास में समान अवसर होने चाहिए, इक्वलिटी सबके पास होनी चाहिए। और फिर भी यदि शिक्षा के अवसरों को समान रूप से वितरित नहीं किया जाता तो सामाजिक संरचना में असमानताएं निरंतर बनी रहती है। तो अब हम सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो हमारा जो शिक्षा है इसके अंदर कौन कौन से पॉइंट आपके यहाँ पर आने वाले। जैसे कि क्षेत्रीय असमानता की यहाँ पर बात की गई है, तो इसमें सबसे पहले हम इसका इंट्रो देख लेते हैं कि इसके इंट्रो में क्या बोला गया है। सामाजिक विज्ञान अनुसंधान के क्षेत्र में असमानता शब्द अक्सर उपयोग किया जाता है। अब असमानता का मतलब क्या है? ये शब्द जो है वो डिस्पेरिटास, जिसका अर्थ होता है विभाजित, इससे लिया गया है। ठीक है, इससे विकसित हुआ है। इसलिए शब्द असमानता का शाब्दिक अर्थ है विशेष घटना में असमानता या अनुपातहीनता। अब तो क्षेत्रीय असमानता वह स्थिति है जहां पर विभिन्न सांकेतिक जैसे प्रति व्यक्ति आय, उपभोग स्तर, भोजन की उपलब्धता और कृषि और औद्योगिक विकास क्षेत्रों के बीच में अब संरचनात्मक विकास समान नहीं है, यानी कि उनके साथ में जो डेवलपमेंट है वो इक्वल नहीं है, बराबर नहीं है। क्षेत्रीय विकास की समस्या अधिकतर सार्वभौमिक है। सार्वभौमिक का मतलब क्या होगा? सार्वभौमिक का मतलब सभी के लिए। ठीक है, सिवाय इसकी तीव्रता अलग अलग देशों में भिन्न होती है। कहीं पर विकसित विकासशील, लगभग सभी देश विकास की अपनी प्रक्रिया के दौरान क्षेत्रीय विषमता का सामना करते हैं। अब जैसे हमने यहाँ पर तीन चीजें हम देख लेते हैं, नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3। पहला क्या होगा? अल्प विकसित। अल्प विकसित का मतलब जिसका विकास होना अभी मतलब विकास होना बाकी है। दूसरा होता है विकासशील। विकासशील का मतलब क्या है? जैसे कि हमारा भारत और चाइना, ये विकासशील है। फिर तीसरा होता है आपका विकसित। अब विकसित का मतलब क्या है? जैसे कि हमारा अमेरिका। ठीक है, तो इसी तरीके से यहाँ पर हम बात करेंगे। तो अब इसकी हम सबसे पहले इसकी विशेषता के बारे में देखें। इसकी विशेषता में सबसे बताया गया कि क्षेत्रीय असमानता विकासशील और विकसित दोनों देशों में मौजूद है। इस प्रकार ये सभी देशों की एक सामान्य घटना है। भारत में भारत में सामाजिक रूप से विविध, भौगोलिक रूप से एक विशाल होने के नाते विकास के गंभीर क्षेत्रीय असंतुलन का भी सामना कर रहे हैं, क्योंकि हमारा भारत जो है वो क्या, तमाम विविधताओं से भरा हुआ देश है। अलग अलग प्रकार की जाति, जनजाति, समुदाय के लोग इकट्ठे रहते हैं, तो कई कारक इस असंतुलन का कारण बनते हैं। नेक्स्ट, स्वतंत्रता के बाद में पूरे देश के लिए अगर हम बात करें तो संतुलित विकास प्राप्त करना भारत के नीति निर्माताओं के समक्ष उद्देश्य और चुनौती दोनों है। अब क्षेत्रीय विषमताएं जो है वो क्यों होती हैं, उसके क्या कारण है, यानी कि जो क्षेत्रीय जो असमानताएं हैं या विषमताएं हैं वो किस वजह से पैदा होती है, तो उसके लिए यहाँ पे प्रमुख कारण दिए गए हैं। तो हम यहाँ पर जान लेते हैं। आमतौर पर बताया गया है कि विभिन्न क्षेत्रों में क्या था, जनसंख्या वृद्धि सबसे पहले, पॉपुलेशन इंक्रीजन। उसके बाद में अशिक्षा यानी कि अनएजुकेटेड जो लोग होते हैं, विशेष राज्यों के विकास के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे की कमी के साथ विभिन्न क्षेत्रों में क्षेत्रीय असंतुलन के कारण की पहचान करते हैं। यानी कि क्षेत्र में असंतुलन होता है क्यों? क्योंकि जनसंख्या वृद्धि हो रही है, वहां पर जो है एजुकेशन पर्याप्त मात्रा में नहीं है, तो इस वजह से। यदि हम इन कारणों का विश्लेषण करते हैं, एनालाइज करते हैं, तो हमें पता चलेगा कि कारक केवल अविकसितता के कारण नहीं है बल्कि इसके परिणाम भी हैं, जैसे कि कम आबादी वाले विकास, अनपढ़ का प्रसार और कुछ अल्प विकसित राज्यों में आवश्यक बुनियादी ढांचे की कमी। मूल रूप से या फिर मुख्य रूप से इन राज्यों के सामाजिक आर्थिक विकास
उस तरह से नहीं हुए जिस तरह से अन्य राज्यों में हुए। अब जो पहले से, जैसे अगर हम बिहार की बात करें, ठीक है, बिहार क्या है, एक ऐसा राज्य है जो कि बहुत गरीब माना जाता है, गरीब राज्य है। तो इसका जो विकास है, और दिल्ली की अगर हम बात करें, दिल्ली हमारा केंद्र शासित प्रदेश है, तो दिल्ली का डेवलपमेंट और इसका डेवलपमेंट में फर्क होगा, ठीक है। तो यही इसी तरीके से आपको यहाँ पर समझ में आएगा। और आगे हम देख लेते हैं यहाँ पर विकास का क्षेत्रीय संतुलन कैसे यहाँ पर दिखा रखा है। देखिए, राजनीतिक कारक, भौगोलिक कारक, आर्थिक कारक, सामाजिक कारक, ऐतिहासिक कारक। सामाजिक कारक क्या? जनसंख्या, टीएफआर, लैंगिक समानता, शिक्षा और साक्षरता। राजनीतिक में क्या है? स्थिरता, विकास बनाम सांप्रदायिक एजेंडा जो होता है, संघर्ष और भूमि सुधार। भौगोलिक कारक में क्या है? तटीय स्थान, कठिन इलाका, कुछ प्राकृतिक संसाधनों को लेकर, ये सब चीजें। फिर आर्थिक कारक में क्या आता है? जैसे प्रति व्यक्ति आय, यानी कि जो जीडीपी है, वो पॉइंट आ जाता है। हरित क्रांति, ये सब चीजें इसके अंदर आती है। ऐतिहासिक कारक में क्या है? जनसंख्या, सेम वही चीज, और औपनिवेशिक शोषण, इनका विभाजन। तो भौगोलिक कारक देखते हैं अगर हम, तो यहाँ पर पता चलता है कि जो तटीय स्थान है, उबड़ खाबड़ भूभाग जो होता है, प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता किसी भी क्षेत्र के विकास में आवश्यक भूमिका निभाती है। अगर बिल्कुल समतल है तो वहां पे विकास की संभावना ज्यादा होती है, और अगर ऊबड़ खाबड़ है तो वहां पे विकास की संभावना बहुत कम होती है, ठीक है। तो ये भौगोलिक कारक में नंबर 1 पॉइंट है। दूसरा है, गुजरात से लेकर केरल और पूर्वी राज्य तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश तक पश्चिमी राज्य अपनी भौगोलिक स्थिति के कारण लाभग्रस्त है। इन राज्यों में व्यापारिक आंतरिक राज्यों की तुलना में अधिक समृद्ध है। नेक्स्ट आपका, जबकि जो संसाधन संपन्न झारखंड हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, ये संसाधन साफ से पीड़ित है। जबकि कुछ पूर्वोत्तर राज्यों में क्या होता है, बीहड़ इलाके के कारण विकास के मामले में अभाव झेल रहे हैं। रेलवे और रोडवेज जैसे विकास के लिए जरूरी महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे का निर्माण वहां पर मुश्किल है। तो ये होगा हमारे किसके, ये हमारे जो है, ये हमारे भौगोलिक कारक है। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर, तो हमारे आते हैं सामाजिक कारक। सामाजिक कारक में क्या आता है? सबसे पहले यहाँ पर बताया गया, देखो, जनसंख्या का दबाव, शिक्षा की कमी, क्षेत्रीय असमानता के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक है। पहला, कम साक्षरता, उच्च कुल प्रजनन दर, टीआरएफ टीएफआर जो है, तुलनात्मक दर में भारत को विकसित दक्षिण में विभाजित किया है और उत्तर में संघर्ष कर रहा है। यानी कि दक्षिण में तो ये विकसित हो गया है, परंतु उत्तर में अभी भी इस चीज को लेकर संघर्ष चल रहा है। शिक्षा किसी भी क्षेत्र के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण कारक मानी जाती है, जबकि जनसंख्या उपलब्ध संसाधनों पर दबाव बनाती है। अब अगर कोई चीज 10 है, ठीक है, कोई भी चीज 10 है, पर जनसंख्या यहाँ पर कितनी हो गई? 100 हो गई, तो इसको 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 विभाजित करने में बहुत ज्यादा कठिनाइयां आएंगी। तो ये सामाजिक कारक है। फिर आता है आपका आर्थिक कारक। आर्थिक कारक में क्या था? हरित क्रांति, ठीक है, और औद्योगिकरण, असंतुलन, बुनियादी ढांचा, ये सब चीजें हमारा आर्थिक में आता है। उसके बाद में जैसे हम बात करें हरित क्रांति क्या है, जैसे कि हरित क्रांति 1960 के दशक में अपनाई गई थी, जिसमें क्या हुआ था, जो कि खेती से जुड़े हुए सारे मुद्दे थे, और पैदावार को जो है बढ़ाना था। औद्योगिकरण के भारत में टेक्नोलॉजी को लेकर जो है बहुत ज्यादा वो किया जा रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीजें इसके अंदर है, और भारत में क्षेत्रीय असमानता के लिए कुछ आर्थिक कारक भी जिम्मेदार है। जैसे अधिकांश पश्चिमी राज्य में कृषि में हरित क्रांति से लाभान्वित हुए, और पूर्वी राज्य में नहीं। जैसे कि आपने बताया कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें, हरियाणा की बात करें, या पंजाब की बात करें, तो ये जो जितने भी राज्य थे कृषि के मामले में बिल्कुल समृद्ध हो गए थे, ठीक है ना। ये क्या हो गए थे? समृद्ध हो गए थे। पर बाकी जितने भी राज्य थे वो क्या हो गए? कृषि के मामले में बिल्कुल डाउन चले गए। ऐसे ही यहाँ पर अगर हम राजनीतिक कारक की बात करें, तो राजनीतिक कारक में बताया गया है कि भारत की राजनीतिक स्थिरता को विकास के एजेंडे ने केरल, गोवा और ऐसे अन्य क्षेत्रों में विकास में अपनी भूमिका निभाई है। दूसरा, इसी तरह भूमि सुधारों ने भी क्या करा है? क्षेत्रों के विकास में आवश्यक भूमिका निभाई है। इसके कारण बावजूद जिन क्षेत्रों में भूमि सुधारों को सफलतापूर्वक लागू नहीं किया गया, वे अभी भी विकास के लिए संघर्ष कर रहे हैं, ठीक है, अभी भी क्या कर रहे हैं? विकास के लिए संघर्ष वहां पर किया जा रहा है। उसके बाद में अगर हम बात करें, तो उसमें निष्कर्ष आपको क्या लिखना है? निष्कर्ष यहाँ पर देख लीजिए कि एक राष्ट्र के सामंजस्यपूर्ण विकास के लिए, सामंजस्य का मतलब क्या होता है? कोई भी तालमेल, क्या होता है? तालमेल, ठीक है। तो यहाँ बताया गया है कि जब तक इसे प्राप्त नहीं किया जाता, तालमेल प्राप्त नहीं किया जाएगा, जब तक कोई राष्ट्र वास्तविक अर्थों में विकसित होने की बात ही नहीं कर सकता। दूसरा पॉइंट है कि भारत सहकारी, प्रतिस्पर्धी, संघवाद और विकेंद्रीकरण के लिए सही तरीके से जोर दे रहा है। तीसरा, इन सभी कारकों को दूर करने के लिए मेक इन इंडिया अपनाया गया है। आपने देखा होगा अभी तक हमारे भारत में जो है, मेड इन चाइना के बारे में आप सुनते होंगे, मेड इन चाइना, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी चीज मेड इन चाइना। तो इसी चीज को देखते हुए भारत ने जो है आर्थिक कारक, भौगोलिक कारक, राजनीतिक कारक सभी को सुधारने के लिए मेक इन इंडिया की पहल की है। शैक्षिक विकास और अन्य कई योजनाओं और कार्यक्रम को भी लागू किया जाना चाहिए। फिर आगे बताया गया 2002 तक न्यू इंडिया हासिल करने के लिए और ज्यादा काम करने की जरूरत है, 2022 तक, सॉरी। फिर जहां तक क्षेत्रीय असमानता की समृद्धि की बात की गई है, किसी भी क्षेत्र का विकास सीधे उस क्षेत्र की शिक्षा की स्थिति से संबंधित है। एजुकेशन अगर अच्छी है,
तो उसका विकास बहुत तेजी से होगा। अगर हम बात करें केरला की, तो केरल के अंदर एजुकेशन बढ़िया है, इस वजह से केरल का विकास बहुत तेज गति से हो रहा है। तो इस वीडियो के अंदर आपने जो है अच्छी तरीके से समझ लिया कि जो भौगोलिक कारक और सामाजिक कारक, राजनीतिक कारक जो है वो सबके सब इसके अंदर किस तरीके से आपको एक्सप्लेन करने हैं। तो आपका जो लेसन नंबर 4 है, लेसन नंबर 4, उसका एक क्वेश्चन आपका इसी से बनेगा। बाकी के लिए आपको जो है हमारे साथ में बने रहना है, और जब तक के लिए नमस्कार। थैंक्स फॉर वॉचिंग।